विदाउट वाटर क्या कोई पर्सन बच्चों विदाउट वाटर लिव मतलब जीवित रह सकता है? कैन दे लाइव? ह्यूमन तो छोड़ो, क्या कोई एनिमल, कोई लिविंग प्लांट्स बिना पानी के जिंदा रह सकता है क्या? तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है मेरे दोस्त, नो ही तो है कि नहीं है? देखो मैं कितना बड़ा जादूगर हूं, आपकी जो आंसर है, जो आप मन में सोच रहे हो, वो तो मैं बस यूं ही जान गया हूं। तो एग्जैक्टली मेरे दोस्त, पानी के बिना जीवन असंभव है, पानी के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। यार अपने अपने दोस्त के बिना जीवन संभव हो सकती है, बट पानी के बिना नहीं। और इसीलिए वाटर को हम क्या कहते हैं? लाइफ गिविंग सब्सटेंसेस। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल वाटर क्या? लाइफ लाइफ गिविंग सब्सटेंस मेरे दोस्त। लाइफ गिविंग सब्सटेंस हम लोग कहते हैं किसे? तो बच्चों वाटर को। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर बच्चों स्टार्ट होने वाला है। और आज का हमारा चैप्टर का बच्चों जो टाइटल है मेरे दोस्त, वो आपका वाटर है। टाइटल बच्चों क्या है आपका? वाटर। ठीक है, चलिए, ये मैं जो आपको करा रहा हूं, ये है आपका चैप्टर 8, और आप हो भी क्लास 8 में। और ये जो बुक है वो है आपका सेलिना का। ये मैं आपको सेलिना पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री की बुक है उनसे करा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में एक और बात मुझे बता दो कि ये जो सेलिना पब्लिकेशन की बुक है वो कितने सारे बच्चों के पास है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ एक बार आपको शॉर्ट में बता दूँ। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपका वाटर। तो हम लोग प्रॉपर वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर का जो थीम है वो देखेंगे। वाटर क्या है बच्चों? तो ये कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O है। ये कौन नहीं जानता? अपने घर में अपनी मम्मी पापा डैडी वैडी सबसे पूछो, सब बता सकते। तो बड़ा सिंपल सा चीज़, इसके बारे में ना ही बताऊँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, है कि नहीं? चलिए, केमिकल नेम की बात करूँ तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये जो बच्चों H2O फॉर्मूला आप जानते हो ना, ये जो H2O फॉर्मूला है, इसी का केमिकल नेम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए हो। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये जो फॉर्मूला है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या और कुछ भी है क्या? तो बोलोगे सर नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है, सिर्फ इसी से तो बना है आपका वाटर, इसके अलावा और कुछ कैसे हो सकता है? बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात है। बट मुझे बताओ ये किस रेशियो में है? तो 1:8 बाय मास एंड 2:1 बाय वॉल्यूम। यानी कि यदि वॉल्यूम देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है बच्चों, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो ऑक्सीजन का डबल है। ये H2O, तो ऑक्सीजन का डबल कौन है? हाइड्रोजन। बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम में। लेकिन मास को कंपेयर करा जाए बच्चों, मास को कंपेयर करा जाए तो ऑक्सीजन का मास है बच्चों, उसका मास होता है 16, और हाइड्रोजन का मास है बच्चों, यहाँ मास है बच्चों यहाँ पे 2। इसी को काटेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1:8। तो ये हमारा बच्चों क्या है? 1:8 बाय मास एन 2:1 बाय वॉल्यूम। आई थिंक ये आपने समझ लिया। एक लास्ट चीज मुझे बताओ कि ये जो वाटर है, हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में इस्टेब्लिश किया दैट वाटर इज ए कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हेनरी कैवेंडिश ने ये बात मुझे बताई, मुझे नहीं, हमें बताई, हम लोगों को बताया क्या? तो ये हेनरी कैवेंडिश वो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, जिसने 1781 में जिसने बच्चों 1781 में इस बात को प्रूव करा कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना हुआ है, विच वॉज लेटर सपोर्टेड बाय एंटोनियो लेवोजियर। तो ये जो साइंटिस्ट हमारे हेनरी कैवेंडिश साहब हैं, हेनरी हेनरी कैवेंडिश, नाम इन लोग के इतने अजीब अजीब रहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती है, या मैं कोई स्पेलिंग याद कर रहा हूँ या फिर मैं इनके किसी किसी पर्सन का नाम है। तो हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले 1871 में, है कि नहीं, फिर इसका जो सपोर्ट है वो किसने करा? तो सपोर्ट करा इसे एंटोइने ग्यूटेरस, नहीं, लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर जो है, इसने इसे बच्चों सपोर्ट करा। और सपोर्ट करने के साथ जैसे इस प्रकार से, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि एंटोनियो गुटेरस के सपोर्ट करते ही, एंटोनियो गुटेरस और गुटेरस नहीं, एंटोनियो लेवोजियर के सपोर्ट करते ही हेनरी कैवेंडिश बड़ा स्टार बन जाता है, पावरफुल स्टार बन जाता है। और 1871 में इसकी बात जो है वो
सच साबित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से मुझे भी आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है बच्चों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप जो भी इस चैनल पे बिल्कुल नए हो, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ताकि मैं आपके लिए क्या सबके लिए देखो आपने कई सारे यूट्यूबर को जो है ना, आपने कई सारे टीचर को, यूट्यूबर को बिल्कुल अर्श से लेकर के पर्स तक पहुँचा दिया है। यार मुझे भी मैं अपने मुँह से कैसे ये बात बोल सकता हूँ? यार बड़ा शर्म लगती है मुझे बोलने में, बट फिर भी मैं कह देता हूँ क्योंकि बिना कहे आप सब मेरे दोस्त करते ही नहीं हो सब्सक्राइब। तो वीडियो पे यदि नए हो तो वीडियो को सबसे पहले बच्चों आप लाइक करो। लाइक करने के साथ ही चैनल को फटाफट जा कर के सब्सक्राइब कर दो। इतना करते ही मेरी मोटिवेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगी। भले वीडियो मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ, लेकिन मोटिवेशन मेरा ज़बरदस्त रहेगा। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और अभी फ़िलहाल मैं कुछ महीने से लगातार और रेगुलर वीडियो जो है आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। अभी मैंने क्लास 8 की जो हिस्ट्री वाली बुक है हिस्ट्री वाली बुक है, इसके मॉडर्न हिस्ट्री पूरी फिनिश कर दी है। मैंने सिविक्स के प्रॉपर आपके इंपॉर्टेंट जो 2 चैप्टर थे बच्चे, उससे भी फिनिश कर दिया है। और क्या चाहिए? आपको मैं इतना कुछ टाइम निकाल करके प्रॉपर वीडियो बना करके दे रहा हूँ, तो क्या आपकी इतनी फ़र्ज़ नहीं बनती है कि आप भी लाइक कर दो? अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बोलोगे सर आप बस बोलते हो, इसीलिए मैं नहीं बोलता। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आप इतने समझदार तो हो ही कि इतना तो आप कर ही लोगे। तो एंटोनियो लेवुज़ियर ने सपोर्ट करा और हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में इसे इस्टेब्लिश करा क्या कि वाटर एक कंपाउंड है और बना है 2 एलिमेंट से जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये तो बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई। चलिए बता दें आपको कि इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारे क्या होने वाला है, शॉर्ट में बता दूँ, हम लोग पढ़ेंगे डिसॉल्व वाटर जो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने में बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेती है और दैट्स व्हाई वी कॉल वाटर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चा कि हम लोग सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, सस्पेंशन और जो कॉलॉइड है, इन तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 2। थर्ड में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या पढ़ने वाले थर्ड में हम लोग, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर फोर्थ नंबर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो फोर्थ जो बच्चों हमारा टॉपिक है जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्राइब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो कुछ केमिकल इक्वेशन को लेकर के हो गया और केमिकल रिएक्शंस को लेकर के है। तो ये हमारा पॉइंट 5 टॉपिक 5 है, राइट इक्वेशन ऑफ मेटल्स एंड विथ कोल्ड वाटर एंड स्टीम, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बच्चों वाटर का, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जब वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएँगे तो वहीं मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। लेकिन अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 पॉइंट में हमारा पढ़ने वाले हैं क्या? डिस्क्राइब हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर और लास्ट में डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल 7, क्लास 8 में हो आप, चैप्टर आपका 8 है बट पॉइंट आपका 7 ही पढ़नी है, 7 टॉपिक पढ़नी है। तो इनमें से देख सकते हो ये सारा कुछ हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो जिनको जहाँ पे डाउट है वो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके 2x स्पीड में करके पूरी वीडियो को जो है प्रॉपर वॉच कर सकते हो। आप स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हो और वैसे स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड ही बोलता हूँ। तो आप 2x स्पीड कर सकते हो या फिर ये जो टॉपिक्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूरेंस ऑफ वाटर। ये जो वाटर है जिसके बारे में हमने देखा कि ये कंपाउंड्स है और इसकी जो डिस्कवरी है प्रॉपर इसके केमिकल फॉर्मूला की, वो हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में करा था और प्रूफ किया था ये एक कंपाउंड है। चलिए बात करते हैं इसकी ऑक्यूरेंस की। तो भाई वाटर एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी अछूता नहीं है। यदि मैं डायमंड के बारे में बात करता, यदि मैं हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, अदर सब्सटेंसेस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा होता बच्चा, तो आप मुझे कहता सर सॉरी सर मैंने तो कभी देखा ही नहीं है कि नहीं? आप कह सकते हो ना सॉरी सर मैंने कभी देखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कह सकते हो। वाटर एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसके बारे में आप सभी ने देखा ही है। तो क्या देखते हो, क्या जानते हो इसके बारे में? चलिए आपकी जो दिमाग है ना उसमें भरी हुई वाटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको खींच खींच के बच्चों बाहर निकालते हैं। ये फर्स्ट लाइन जरा देख लेना, क्या लिखा है? वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल सब्सटेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड मेनी अदर पर्पसेस। बच्चों यार मैं देखो ना लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाने का मेरे पीछे का मकसद बस इतना ही रहता है कि मैं आपको चाहता हूँ कि हर एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूँ, बस कुछ भी छूटे ना, आप बिल्कुल
साइंस स्टेशन का जो नाम है वो रोशन करो, क्लास में टॉप करो, माँ बाप के नाम रोशन करो और खूब आगे जाओ। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखो, हर एक छोटी बड़ी चीज़ को एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ, आप उसे समझो। और आप क्या कर सकते हो ना, वीडियो को 2x स्पीड कर सकते हो और पूरी वन शॉट में वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हो। मैं ये वीडियो कोशिश करूँगा वन शॉट बनाने की ही, नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं 2 शॉट में तो उसे बिल्कुल फिनिश कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर के बारे में आपको इतनी सी बात ही बस याद रखनी है कि ये जो है मोस्ट इसेंशियल है और लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा कुछ अदर पर्पसेस में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब रही कि वाटर जो है वो है कहाँ पे, तो बच्चों ये जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस पे ये यूनिफॉर्मली नहीं भी तो हम लोग वाइडली कह सकते हैं। तो पूरे अर्थ में जो वाटर है वो फैला हुआ है। और भाई एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो वाटर है ना, इट कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो अर्थ का सरफेस है उसके 3/4 पार्ट पे, पूरे 3/4 पार्ट को जो है वो प्रॉपर कवर भी करता है। यदि मैं इससे इसे इसे इस प्रकार की इमेज बनाऊं, जैसे ये हमारा मान लो अर्थ है, तो इस अर्थ का बेसिकली कह सकते हो 2/3 पार्ट यहाँ पे मान मान लो मैं ऐसे कुछ बना दूं, ऐसे बना दूं, हाँ। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, इस सेकेंड पार्ट, ये 3 पार्ट। तो प्रॉपर जो 2 पार्ट्स है बच्चों, ये जो पार्ट्स है ना, ये जो आप पार्ट्स देख रहे हो, ये जो पार्ट्स बच्चों देख रहे हो, इतने में तो भाई वाटर ही वाटर है। और ये एरिया जो है सिर्फ लैंड है, इतनी ही लैंड है और ये प्रॉपर जो है वो हमारा वाटर है। क्या आप समझ पा रहे हो? तो वाटर की हमारे पास कोई कमी नहीं है। वाटर जो है बच्चों, वाटर जो है अर्थ पे तो पूरा भरा पड़ा है। पूरे अर्थ के सरफेस पे ये जो है वो वाइडली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इसके बाद भी हमें वाटर की जो है वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पता है क्यों? ये जो वाटर है हमें उसकी कमी क्यों हो जाती है? तो आज बच्चों इन सब प्रश्न के भी हम लोग आंसर इसी चैप्टर में बच्चों जानने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड मेरे दोस्त। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये जो वाटर है एक ऐसा एक एलिमेंट्स है, मीन्स एलिमेंट तो नहीं से कंपाउंड बोलेंगे, तो एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑल 3 स्टेट्स में पाया जाता है। जैसे सॉलिड में भी मिलेगा वाटर, आइस के रूप में जानते हो ना, लिक्विड में भी वाटर रहता है वाटर के फॉर्म में, और गैस के फॉर्म में भी वाटर होता है वाटर वेपर के फॉर्म में। और अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस वाटर जो है लिक्विड एंड इन दिस स्टेट इट इज़ प्रेजेंट इन ओशन। अच्छा, मैं यदि मैं बात करूं कि नॉर्मल कंडीशन में जो लिक्विड है, वाटर जो है लिक्विड की फॉर्म में कहाँ पे है, तो आप इसको कह सकते हो ये हमारे ओशियंस में है, सीज में है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पोन्स में। सोचो इससे यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो सोचो ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन में से ये एक होगा ना। इससे आसान और कौन सा प्रश्न ईजी हो सकता है? इससे ईजी का कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं। तो आप ये कर लोगे। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड ले, ओशियन में तो है ही, सीज में है, रिवर में, पोन्ड में तो है ही, लेकिन साथ ही ये ग्राउंड में भी है। और जो मेजर पोर्शन है बच्चों वाटर का वो अर्थ में प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस। तो ये जो मेजर पोर्शन है अर्थ का मीन्स वाटर का, वो अर्थ में कहाँ प्रेजेंट है, तो वो आइस और स्नो के फॉर्म में पोलर रीजन्स में प्रेजेंट है। ये पोलर रीजन्स में कहाँ है बच्चों, तो ये आपका है आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिका रीजन में। और जो हाई माउंटेन्स है वहाँ पे पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में ये वाटर पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा वाटर है वो कहाँ पे है, तो बोलो सर वाटर की जो प्रेजेंस है ना वो तो ओशियन में है, ओशियन में है, सीज में है, रिवर्स में है। बोलो सर लेक्स में भी तो है, लेक्स में भी तो है, और साथ ही साथ जो हमारा पोन्ड और वेल होता है वहाँ पे भी है। लेकिन इसके अलावा कहीं और भी है, पता है क्या? तो वो हमारा जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन प्लस अंटार्कटिका में, प्लस अंटार्कटिका में। और बच्चों जो हाई माउंटेन्स होती है ना, हाई माउंटेन्स, तो इन हाई माउंटेन्स में भी जो है वाटर हमारा आइस के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में पाया जाता है। वाटर इज एग्जिस्टेड इन आइस और कह सकते हो स्नोफॉर्म। इन एटमॉस्फेयर वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर। यदि हम लोग एटमॉस्फेयर में बात करूँ तो ये एटमॉस्फेयर में भी है, कैसे फॉर्म में, तो ये प्रॉपर वाटर वेपर बन करके रह रहा होता है। जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं तो कौन चावल प्रॉपर जब बन रहा होता है, पानी को जब हम लोग बॉईल कर रहे होते हैं तो वाटर वगैरह बॉईल होने के बाद वहाँ से देखिए ना वाटर की जो अमाउंट है वो कम होने लगती है बर्तन में। तो ये हुआ कैसे, वाटर वो कहाँ गया, तो बच्चों ये जो वाटर है वही तो है जो एटमॉस्फेयर में चला गया है, जहाँ से क्लाउड वगैरह बनने में ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ एक सिंपल से प्रश्न पूछा जाए कि व्हाई वी नीड वाटर, तो बच्चों कह सकते हो वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस,
हम लोग वाटर की यूज़ किस लिए करते हैं, क्यों नेसेसरी है, क्यों हम पढ़ रहे हैं वाटर को। तो वाटर एक बहुत ही बेसिक नीड्स है लाइफ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये जो डाइजेशन है, उस डाइजेशन को होने में ही कहीं न कहीं वाटर रिस्पॉन्सिबल है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग अभी खेती-बाड़ी वाले खा रहे होते हैं, एग्रीकल्चर जो है, वो भी वाटर की वजह से हो रहा होता है। आज जितनी भी इंडस्ट्री चलती है, बिना कोई कोई भी इंडस्ट्री बिना वाटर के रन नहीं कर सकती है। और दूसरा बिजली, जिससे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं, लाइट देते हैं, टीवी देखते हैं, ये बच्चों जो पावर का जनरेशन है, पावर जनरेशन, इसमें भी हम लोग कहीं न कहीं जो है बच्चों, वो हम लोग वाटर का प्रयोग करते हैं। तो अर्थ का सरफेस का जो लगभग 71% बच्चों हिस्सा है, 71%, मैंने तो अभी बताया ना, 71% जो पार्ट है अर्थ का, वो प्रॉपर किससे कवर्ड है, तो कवर्ड कवर्ड विथ वाटर, ठीक है ना। ये प्रॉपर बच्चों वाटर से कवर्ड है। तो यहाँ से कह सकते हैं वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ एंड बच्चों डेली एक्टिविटीज। आइए अब कुछ इसके सोर्सेस ऑफ वाटर के बारे में बात कर लेते हैं। ये ओशियन और सी में देखने को मिलती है हमें, रिवर्स एंड लेक्स में होती है, स्प्रिंग एंड वेल वाटर में, और रेन वाटर से जो है नेचुरल वाटर हमें मिल जाता है। तो अब ये जितने भी टाइप्स ऑफ सोर्सेस है, उन सबको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं प्रॉपर, बिल्कुल बिल्कुल कैसे तो ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, आसान भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये है हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर। ये जो सोर्सेस ऑफ वाटर है, इसे हम लोग एटलीस्ट 3 पार्ट्स में तो डिवाइड करने वाले हैं। पहला होगा हमारा सरफेस वाटर, तो जो वाटर हमारे तक पहुंचती है वो कहीं ना कहीं सरफेस से पहुंच रही होती है। दूसरा, हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर भी तो आता है, जब हम लोग चापाकल की बोरिंग करवाते हैं, ज़मीन के नीचे से पानी जब भी किसी भी प्रकार से निकालते हैं, तो वो अंडरग्राउंड वाटर हो गया। और फिर है बच्चों एबव सरफेस, यानी कि ज़मीन के ऊपर से। अब बोलो सर ये कौन सी बात हो गई, ज़मीन के ऊपर से हमें कहाँ से मीन्स ये वाटर कब उपलब्ध होती है। तो बच्चों ज़मीन के वाटर के सरफेस के ऊपर हवा में बादल, क्लाउड, वाटर वेपर, ये होती है कि नहीं। तो हाँ सर, ये तो बात आपने सही कही। तो ये 3 सोर्सेस ऑफ वाटर हमारे पास है। अब इस 3 सोर्सेस ऑफ वाटर में से इन सबको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। तो बच्चों जो सरफेस वाटर है, जो ज़मीन पे वाटर, वो कहाँ है, तो वो बच्चों आपका ओशियन के फॉर्म में है कि नहीं, बताओ। ओशियन के फॉर्म में है, सी वाटर के फॉर्म में है, और रिवर के फॉर्म में है, लेक के फॉर्म में है, लेक वाटर भी आपका है। तो सरफेस वाटर में हो गया आपका ओशियन और सी, और रिवर एंड लेक्स। अच्छा, अंडरग्राउंड वाटर में क्या है, तो अंडरग्राउंड बच्चों देखना यहाँ पे, एक स्प्रिंग वाटर, दूसरा क्या है, वेल वाटर। अंडरग्राउंड में स्प्रिंग वाटर, और क्या दूसरा बच्चों, वेल वाटर। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है, पता नहीं आपने इससे पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो ये जो स्प्रिंग वाटर है बच्चों, ये क्या है। तो ध्यान देना, जो स्प्रिंग वाटर है बच्चों, बहुत बार क्या होती है ना, ज़मीन ये हमारा मान लो वाटर सरफेस है, तो वाटर सरफेस में कुछ क्रैक्स वगैरह आती हैं, और वाटर जो है अपने आप बाहर निकल रहा होता है। आपने देखा होगा वाटर जो निकलना और ऑटोमेटिक बहना। बहुत सारे आपने चापा नल देखा होगा, जो चापा नल होते हैं उसमें से पानी अपने आप निकल रहा होता है। तो ज़मीन में बहुत सारे ऐसे सरफेस है जहाँ से वाटर अपने आप रिस रिस के अंडरग्राउंड वाटर बाहर आ रहा होता है। इसे बच्चों हम लोग स्प्रिंग वाटर कहते हैं। और वेल वाटर तो आप समझती हो, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुआं बनाते हैं ज़मीन में, और ऐसे बाल्टी डाल के पानी निकाल लेते हैं, ये हमारा वेल वाटर है। फिर रेन वाटर तो आपको बताया नहीं है, ये तो एबव द सर्फेस की वाटर है, और ये रेन वाटर बारिश के फॉर्म में आ गया, और यहीं पे वाटर वेपर भी आपका प्रेजेंस होता है। चलिए अब फटाफट सभी इन चीज़ों को डिटेल्स में फटाफट कंप्लीट करते हैं और पढ़ते बच्चों ओशियन और सी वाटर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन हमें पढ़नी है, ताकि हमारा एग्जाम और हमारे मार्क्स भर भर के आ जाए। देखो, ओशियन और सीज के बारे में ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, बस थोड़ी सी याद रखना, थोड़ी सी चीज़ याद रखो कि बच्चों जी, ये ओशियन है, जो सीज है, वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर है, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई शक नहीं। इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, क्या ओशियन और सीज जो है वो लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ वाटर है, और इसमें 71% ऑफ जो अर्थ है उसको ये कवर करता है। 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस को ये कवर करती है, और लार्जेस्ट है। एंड बट दे कंटेन वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस। लेकिन ये जो आपका ओशन वाटर है, ये जो आपका शी वाटर, उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होती है, एडिड सब्सटेंसेस होती है, जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो बेकार हो जाता है, और पीने लायक तो बिल्कुल नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, दिस वाटर इज नॉट फीड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन। तो ओशन वाटर के बारे में आपको याद रखनी है बच्चों, 71% उपलब्ध है, बहुत हाई प्रोपोर्शन ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती है, इसी से हम लोग कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, और इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। तो ओशन वाटर में आपको 4 पॉइंट याद रखनी है। रिवर्स एंड लेक्स की बात करी जाए, तो वाटर जो है वो वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम्स फ्रॉम रेन एंड मेल्टिंग स्नो। अब ये जो रिवर है, इसमें वाटर कहाँ से आती है, ये जो रिवर है, लेक्स में वाटर कहाँ से आई, तो इसमें जो वाटर बच्चों वो आया रेन से, और दूसरा कहाँ से आया बच्चों,
मेल्ट जो स्नो हो जाता है उससे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज जैसे कि सॉल्ट होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ लाइक क्ले है, सैंड है, ट्विक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रोब्स है वो सब है। कहने का मतलब है यदि ये रिवर है, वाटर फ्लो होगी तो आस-पास से बरसात के मौसम में आपको पता है ना, जब बरसात के मौसम में जो बारिश हो रही होती है तो आस-पास से पानी बह के अपने साथ गंदगी वगैरह लेके आती है, और जो मेन रिवर है इसी के साथ वो फ्लो हो जाती है। तो इसीलिए ये जो प्रॉपर रिवर वाटर है, लेक्स वाटर है, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी बढ़िया नहीं है, लेकिन इसे पिया जा सकता है ना। इट्स नीड टू बी प्यूरिफाइड बिफोर कंजम्पशन। तो इसे कंज्यूम करने से पहले हमें, ड्रिंक करने से पहले जो है इसे प्यूरिफाई करना, साफ करना आवश्यक है। अब कई सारे लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जो नदी के वाटर है, रिवर वाटर है, वो तो मुझे बहुत प्योर लग रहा होता है सर। जब भी मैंने देखा है नदियों के जो जल है वो बहुत साफ सुथरे प्योर होते हैं। तो मेरे बच्चे, इसमें जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो जो बरसात के मौसम में आपने देखा वाटर जो है पीले पीले कलर के होते हैं, तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है। तो अब क्या होता है, जब बरसात चली जाती है तो वाटर की जो फ्लो है वो कम हो जाती है, तो धीरे धीरे गंदगी जो है नीचे बैठ जाती है। इस वजह से वाटर साफ लगती है, बट उतना वो साफ पीने के पर्पज़ के लायक नहीं होता है। एमरजेंसी में चलो एक आध दो घूंट ले ली तो अलग बात है, बट ऐसे यूजुअली पीनी नहीं चाहिए। ठीक है। दिस वाटर इज मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो ये जो वाटर है बच्चों, इसका हम लोग किस रूप में प्रयोग करते हैं, तो डोमेस्टिक यूज में प्रयोग करते हैं और इंडस्ट्रियल यूज में इसका प्रयोग करते हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जो डोमेस्टिक यूज है, ये जो इंडस्ट्रियल यूज है, डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज, इसके लिए हम लोग कौन सी वाटर का प्रयोग करते हैं, तो वो है बच्चों रिवर वाटर और लेक्स की वाटर। इसमें बताओ कौन कौन सी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो जैसे ही नाम आए इंप्योरिटीज का बच्चों, तो यहाँ पे आप आंसर लिखना है, क्या लिखोगे, सैंड, ट्विक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सैंड, ट्विक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है स्प्रिंग एंड वेल्स। तो स्प्रिंग एंड वेल्स के बच्चों, इसमें भी आपको याद रखनी है कि दीज आर सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये जो स्प्रिंग है ना, ये जो आपका स्प्रिंग और वेल से ही क्या सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर है। तो ठीक है, सही बात है। स्प्रिंग वाटर में क्या होते हैं बच्चों, जमीन, ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ से प्रॉपर वाटर जो है वो बाहर निकल रही होती है, ये हो गया हमारा स्प्रिंग वाटर, है कि नहीं। और दूसरा क्या है बच्चों, हमारा क्या, वेल। तो ये जो वेल है वहाँ से हम लोग जो है अंडरग्राउंड वाटर को भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली सोर्सेस ऑफ वाटर है, जो स्प्रिंग और वेल अंडरग्राउंड वाटर है। दिस वाटर इज नेक्स्ट ओनली टू रेन वाटर इन इट्स प्योरिटी। दिस वाटर इज नेक्स्ट ओनली टू रेन वाटर इन इट्स प्योरिटी, यानी कह सकते हो रेन वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा साफ है। ठीक है। इट कंटेन्स डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बट यूजुअली हैज़ नो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड जम्स। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें भी इम्प्योरिटीज होती है, अंडरग्राउंड वाटर में भी क्या है, इम्प्योरिटीज है, बट ये जो इम्प्योरिटीज है इसके वजह से बच्चों सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज और जम्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। इसकी जो टेस्ट है, स्प्रिंग वाटर डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो स्प्रिंग वाटर है ना, उसकी जो टेस्ट है वो अलग अलग प्लेसेस की अलग अलग होती है, क्योंकि वो अलग स्थान से निकल रही होती है, वहाँ की जो ज़मीन की बनावट होती है बच्चों वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। समटाइम्स दिस वाटर इज रिच इन मिनरल्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो कहीं कहीं की जो वाटर है उसकी कह सकते हो जो प्रॉपर्टीज है वो थोड़ी अच्छी होती है, उसमें मिनरल्स वगैरह जो है सफिशिएंट अमाउंट में जितना हमें चाहिए होता है वो पाया जाता है। अच्छा, आइए हम लोग पढ़ते हैं रेन वाटर क्या है। तो रेन वाटर वो डायरेक्ट, इसको प्योरेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ये नेचुरल वाटर है और इट इज़ फॉर्म नेचुरली बाय एवापोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो ये प्रॉपर रेन वाटर जो है एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन और कह सकते हैं एवापोरेशन प्रोसेस के बाद बनी है, और रेन वाटर जो है बारिश के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पे वापस गिर जाती है। रेन वाटर ऑल्सो कैरी कुछ स्मोक्स एंड जम्प्स प्रेजेंट इन एयर। तो जो रेन वाटर है उसको आसमान से जब वो नीचे आ रही होती है तो बहुत सारे अपना फैक्ट्रीज वगैरह की वजह से बहुत स्मोक होती है, धुआं होता है, डस्ट होता है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं एयर में वो उन वाटर के साथ मिलकर के अर्थ सरफेस पे आ जाता है। फर्स्ट शॉवर जो होती है रेन वाटर का वो इम्प्योरिटी से ज़्यादा भरा हुआ है। देखो पहली जो बरसात होती है, पहली जो बारिश है, तो वो जो पहली जो बारिश होती है वो और ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि पहली ही बारिश में जितने भी पूरे 2-3 महीने तक लास्ट गर्मी के सीजन में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एयर में रहते हैं, आते हैं, धूल आंधी कण जो भी रहते हैं वो सब बारिश के साथ मिलकर के नीचे आ जाता है। अगला हमारा है जो लेटर शॉवर होता है उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होती है और इसलिए वो पीने के पर्पस में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। आइए अब हमारा है नेक्स्ट डिड यू नो करके एक छोटा सा टॉपिक, और इसमें हम लोग ये पढ़नी है, क्या हमें ये चीज़ पता है कि जो सीज है, ओशन है, उसमें 97.4% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल है अर्थ का। मतलब पूरे अर्थ में जितना भी वाटर है, तो पूरे अर्थ में जितना भी वाटर है उस वाटर का 97.4%, कितने बच्चों, तो 97.4% जो वाटर है वो कहाँ पे है, तो वो ओशियन में है।
ओशियन में, सीज में है। और दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। और देखो जो हम लोग कॉमन सॉल्ट बेसिकली यूज़ करते हैं अपने घरों में, जो सॉल्ट प्रयोग करते हैं, तो जो सॉल्ट है बच्चों, इसका सोर्स क्या है? तो सॉल्ट का जो सोर्सेस है वो भी हमारा ओशियन है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, ये जो रिमूवल है डिजॉल्व सॉल्ट्स का फ्रॉम सी और ओशन वाटर, इसे ही बच्चों हम लोग डिसैलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको याद रखनी है, डिसैलिनेशन। ये जो डिसैलिनेशन है ये याद रखनी कि व्हाट इज डिसैलिनेशन। तो रिमूविंग ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स फ्रॉम ओशन और सी वाटर इज कॉल्ड डिसैलिनेशन। ठीक ना? तो बच्चों ये याद रखनी है डिसैलिनेशन क्या है। तो ये आपका डिजॉल्व सॉल्ट्स को हटाने की एक प्रक्रिया है। चलिए, आई थिंक ये जो छोटे से टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर, ये आपने कर लिया होगा। अब हम लोग के पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है यहाँ पे कि वाई वाटर इज इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, है ना? ये वाटर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वाटर जो है बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इसेंशियल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है विदाउट वाटर, राइटली कॉल द सोर्सेस ऑफ वाटर, है ना? वाटर जो है लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी मास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ पार्ट तो हम लोग कह सकते हैं, हाफ मासेस, हाफ क्वांटिटी, हाफ कैसे होता है पार्ट जो प्रॉपर हमारी बॉडी का है वो क्या है बच्चों आपका, तो वो आपका वाटर है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इवन द सब्सटेंसेस दैट लुक ड्राई लाइक वुड, पीस, बीन्स, ग्रैम्स ईटीसी दे आल्सो कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि हमारे आसपास में हमें लगता है ये जो लकड़ियाँ हैं वो सूखी पड़ी है, जो पीस है मटर के दाने वो सूखे पड़े हैं, बीन्स है वो मान लो ठीक है उसमें पानी वानी नहीं होगा, जो चना है उसमें पानी नहीं होगा, बट सब में वाटर कंटेन होती है। आइए बात करते हैं कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में कितना वाटर है। तो ह्यूमन बॉडी में लिविंग थिंग्स एंड इटेबल पार्ट्स, और यहाँ पे है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। तो हमारे बॉडी में 70% जो पार्ट है वो हमारा क्या है, ह्यूमन बॉडी का 70% जो पार्ट है बच्चों वो हमारा वाटर है। उसी प्रकार एलिफेंट्स का 80%, देखो हमारे बॉडी से भी ज़्यादा एलिफेंट की हाथ का जो शरीर देखो कितना भारी भरकम बड़ा सा रहता है, तो वो वहाँ पे एलिफेंट्स के पास 80% जो है वो उसका शरीर वाटर बना हुआ है। प्लांट्स के 60%, लीफी वेजिटेबल 90%, पोटैटोज 70%, यहाँ देखो लीफी वेजिटेबल, तो 90% पार्ट जो लीफी वेजिटेबल के हैं बच्चों वो क्या है, तो वो आपके वाटर बना हुआ रहता है। ओके, तो अगला है, कुछ और भी है। ओ भाई इसके बाद तो और शानदार है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाटरमेलन्स है इसमें तो 97% हमारा वाटर है। इससे मैक्सिमम तो कोई और फ्रूट्स में है ही नहीं। मतलब वाटरमेलन यदि आप खा लेते हो तो समझो कितने सारे उसका हर एक हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी है। तो बरसात गर्मी के दिनों में पानी पीने से ज़्यादा बेटर है वाटरमेलन खा लो, थोड़े टेस्ट भी आ जाएंगे, पानी का पानी भी आ जाएगा। लेकिन यार बात प्रॉब्लम ये है पैसे उसके अधिक लग जाते हैं, लेकिन पानी में जो जलवा है वो तो किसी और में नहीं है। पानी आपका जो प्यास बुझाता है, मुझे बताओ बच्चों क्या किसी और चीज़ से उसकी प्यास बुझ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है वाटरमेलन ले सकते हो, बट पानी का अपना जलवा है। टोमेटोज में 95%, मिल्क में 95%। ओ भाई देखो मिल्क जो हम लोग लेते हैं ना, या पूरे मिल्क का जो 90% हिस्सा है वो क्या है, सिर्फ पानी पानी है। एग्स खाते हो 75%, मीट लेते हो तो इसमें भी 75%। ओ भाई क्या बात है। तो ये देख सकते हो प्रॉपर ये सिनेरियो है, जो हमारे आसपास खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें वाटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, हमारे बॉडी में भी ये है। ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते बच्चों। और अगला टॉपिक हमारा है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इम्पॉर्टेंट तो है ही, इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई? वाटर एक ऐसा कैसे होता है मटेरियल है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चों वाटर का ड्रिंकिंग पर्पसेस में यूज़ करते हैं, वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस में यूज़ करेंगे। ये जो प्रॉपर हमारे बॉडी का डाइजेशन है वो भी प्रॉपर लिक्विड स्टेट में होती है। फिर एग्रीकल्चर करनी है तो उसके लिए बच्चों हमको वाटर चाहिए, है कि नहीं? चाहिए कि नहीं? अच्छा, आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो विदाउट वाटर तो आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो आपको क्या पावर की जनरेशन करनी है तो बच्चों ये भी वाटर के बिना नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये प्रॉपर कुछ यूजेज हैं वाटर के। आप इसके अलावा अदर जो यूजेज है वो अपने माइंड में सोचो और बताओ क्या इसके अलावा और भी कोई यूजेज हैं वाटर के। आइए अब मैं यहाँ से बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है। तो वाटर इज नीडेड फॉर एडुकेट अमाउंट्स इन डेली लाइफ। तो हमें प्रत्येक दिन वाटर जो है कि एडुकेट अमाउंट में चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहा होता है, डाइजेशन जो हो रहा था उसके लिए वाटर चाहिए हमें, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर चाहिए। आपको पता है ना वाटर जो है वो बॉडी का टेम्परेचर को सोखता है। फिर यदि वाटर
की टेम्परेचर मालूम ना, गर्म गर्म पानी हम लोग पी लेते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। तो ये पर बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जब ज़्यादा गर्मी लगे तो पानी पी लूँ, जब ज़्यादा ठंड लगे तो गर्म पानी पी लूँ, तो ये बॉडी को मेंटेन करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। इवन कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बाथिंग और वॉशिंग के लिए भी आपको क्या चाहिए? वन एंड ओनली दैट्स इज वाटर। प्लांट्स को ग्रो ग्रो करवानी है, एग्रीकल्चर करना है, फोटोसिंथेसिस होना है, इन सब के लिए भी वाटर लगेगा आपको। आपको अर्थ में क्लाइमेट को कंट्रोल करनी है, वाटर कर रहा होता है। रात को वाटर पे सोचो ज़रा, अर्थ के सरफेस पे प्रॉपर वाटर ना होता तो जो धूप और सूरज का इतना जो प्रकाश आ रहा है, वो जो टेम्परेचर है, उसको कौन सोख लेता, कौन एब्जॉर्ब करता? ये भाई वाटर ही तो है। वो क्या करता है, सन से आने वाली जितनी भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का जो मेन टेम्परेचर है उसको मेंटेन रख रहा होता है। वेरियस मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, फैक्ट्रीज हैं, वो इससे होती है। बच्चों, हमने इलेक्ट्रिसिटी भी तो इसी से बनाते हैं। तो ये थे सम यूजेस ऑफ वाटर। इसे पॉइंट वाइज आप लिखो, 4 से 5 पॉइंट। यदि एग्जाम्स में आप एक्सटेंड कर लेते हो तो आपके नंबर भर भर के फुल्ली आ जाती है। आइए अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा वाटर, हमारे अर्थ पे जो प्रॉपर ये वाटर है, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है अर्थ पे कैसे मेंटेन रहता है। तो बच्चों, ये चैप्टर का सबसे सबसे कह सकते हो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वाटर साइकिल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बच्चों वाटर साइकिल, ठीक ना। ये हमारा वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो ये बेसिकली क्या होती है, मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में छोटी सी डेफिनेशन लिख के देता हूँ ताकि आप इसे अपने कॉपी में लिख सको, अपने एग्जाम में भी इसे लिख सकते हो। लिखना है द कंटिन्यूअस है ना, सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है वाटर का अर्थ पे, इसे ही बच्चों हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, ये जो वाटर साइकिल में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो। तो वाटर साइकिल में पहला जो बेसिकली कह सकते हो कि जो स्टेप्स है वो होता है इवापोरेशन का। पहला स्टेप बच्चों हमारा क्या है, तो पहला स्टेप है इवापोरेशन। और ये इवापोरेशन क्या है, तो इवापोरेशन मतलब क्या हुआ कि ये मान लो हमारा वाटर बॉडी से, ठीक है, इस वाटर बॉडी में यहाँ पे वाटर है। तो अब क्या है, यहाँ पे मान लो सन है, तो सन से जो सनलाइट बेसिकली आ रही होती है, सन से जो सनलाइट आ रही होती है, तो इसकी वजह से वाटर जो है वो गर्म होता है और गर्म होने के बाद ये आसमान की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये जो प्रोसेस है बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं एवापोरेशन। इसमें जो वाटर है, वाटर जो है वो वेपर में आपका चेंज हो जाता है, वाटर आपका वेपर में चेंज होता है। सेकेंड जो स्टेप है बच्चों, वो हमारा आता है कंडेंसेशन। सेकेंड जो स्टेप होता है तो हमारा वो होता है कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देख लिया आपने, ये एवापोरेशन हो रहा है। ये देखो, मैं एक बार फिर से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऊपर में यहाँ पे एवापोरेशन है। एवापोरेशन किसका हो रहा है, तो सीज का, रिवर्स का, है ना, जो स्ट्रीम्स है उसका, सॉइल का, इन सब का एवापोरेशन हुआ और एवापोरेशन हो करके आपका ये एटमॉस्फेयर में जाता है। सेकेंड स्टेप में आता है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर बनता है एवापोरेशन में, कंडेंसेशन होने के बाद वाटर वेपर जो क्लाउड बना लेता है। क्या बनाता है बच्चों, ये जो क्लाउड है ना, वो क्लाउड, ये जो क्लाउड है वो कंडेंसेशन होने के बाद बन जाता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा प्रेसिपिटेशन का। तीसरा स्टेप होता है यहाँ पे मैं लिख दूं प्रेसिपिटेशन। तीसरा स्टेप है प्रेसिपिटेशन का और चौथा स्टेप हो जाता है बच्चों फिर आपका कलेक्शन, है ना। तो ये 4 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा बच्चा, फिर से बोल दो, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एवापोरेशन। सेकंड कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, कलेक्शन। एवापोरेशन में क्या होता है, जो वाटर है वो आसमान में जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, वो क्लाउड बन जाता है। थर्ड में प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, क्लाउड से फिर वापस बारिश बन जाती है और फिर ये प्रॉपर वाटर जो है वो कलेक्ट होकर के रह जाता है आपका रिवर में, ओशन में, पॉन्ड्स में, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस होती है वाटर साइकिल का। तो ये वाटर साइकिल जरूरी क्यों है, यदि मैं आपसे पूछूं ये वाटर साइकिल ऐसा क्यों होता है, क्यों नेसेसरी है वाटर साइकिल का, तो बच्चों वाटर साइकिल नेसेसरी है, इसके पीछे आप 2 पॉइंट तो बता ही सकते हो। पहला, बैलेंस को, वाटर की जो बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ वाटर, इसे इसे मैनेज करना। और दूसरा है क्लाइमेट कंट्रोल। तो क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए भी ये नेसेसरी है। आइए आइए मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ, देखता हूँ कि वाटर साइकिल में चीज़ें क्या लिखी हुई, इसकी डेफिनेशन आपके बुक्स में क्या दी हुई है। तो देखो, चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट,
in nature, resulting in its continuous circulation from Earth's surface to the atmosphere and from the atmosphere to back to the Earth's surface is called वाटर साइकिल। तो ये एक आपका लॉन्ग डेफिनेशन यहाँ पे है कि चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट, यानी कि ये क्या होता है, पहले हमारा वाटर मान लो लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, फिर वो आता है वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट में, और फिर एक कंडेंस हो जाता है, और कभी कभार ये तो सॉलिड स्टेट में भी आ जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है आसमान में ही। तो अब नेचर में चेंज होना, और इसके वजह से होता है क्या, तो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन जो है अर्थ सरफेस में वाटर का बना रहता है। इसे ही हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर जो है इसको हम लोग रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खत्म ही नहीं होता है, इसकी बस स्टेट चेंज होती है, स्टेट चेंज होती है, और वो वाटर जो है प्रेजेंट रहता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। ये वाटर एक ऐसा चीज़ है जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। जैसे यहाँ देखो, वाटर हमारा आइस के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, और वेपर के फॉर्म में, तीनों के फॉर्म में होता है। जब हम वाटर को क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, तो जो हमारा आइस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। इसे जब हम दोबारा हीट करते हैं तो वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाता है वाटर जो है बच्चों हमारा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में। अब हम लोग इसे कूल करें, सोचो यदि आप वाटर वेपर को ना कूल करते हो, देखो कूल करते हो, कूल करना मतलब ठंडा करना, तो सोचो ना जो भाप है, यानी कि प्रेशर कुकर से जो वाटर वेपर निकल रहा होता है, उसे आप कूल करोगे थोड़ा सा, तो वो प्रॉपर आपका वाटर में चेंज हो जाएगा। और फिर वाटर को दोबारा कूल करो, बहुत ज़्यादा कूल करो, तो ये बच्चा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है बच्चा आइस में, 0 डिग्री सेल्सियस में ये जो है आइस बन जाता है। तो ये प्रॉपर इस प्रकार के ये जो चीज़ें हैं वो नेचुरली आसमान में होते रहता है, और इसके होने की वजह से वाटर जो है एक साइकिल के रूप में अर्थ सरफेस पे अराउंड रिवॉल्व होते रहता है, और इससे वाटर की जो बैलेंस है वो बनी रहती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं द इंटरचेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑक्यूर्स इन ऑल टाइम इन नेचर। ये प्रॉपर नेचर में लगातार चलते रहता है। इसमें क्या आता है, एवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। और दिस इंटर कन्वर्जन जो है वो क्या करता है, वाटर के बैलेंस को एटमॉस्फेयर में और अर्थ में इसे हेल्प कर रहा होता है। आइए कुछ नेचुरल प्रोसेस देखते हैं जो होते रहते हैं हमारा अर्थ के सरफेस पे रेगुलर और डेली बेसिस पे। तो एवापोरेशन होती है, इसमें जो वाटर है वो ओशियन से, सीज से, रिवर से वो आपका आसमान में चली जाती है, वाटर वेपर बन जाती है। फिर जब हम लोग कंबशन करते हैं तो जब बर्निंग ऑफ फ्यूल से यहाँ से वाटर निकलती है। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो जब उससे भी श्वास छोड़ते तो वाटर वेपर जो है शरीर के अंदर से बाहर निकाली होती है। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स करता है उनसे वाटर वेपर प्रॉपर आ रही होती है। आप यहाँ पे देखो ना, इसकी चीज़ को देखना, जब फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, फिर हीट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर हो रहा होता है। जब मान लो कोई चीज़ को हम लोग बर्न करते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या करें, लकड़ी को बर्न करते हैं, तो लकड़ी को बर्न करते हो, ऑक्सीजन के संपर्क में बर्न होती है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी बनाता है। अब लोग से जब हम लोग आग लगाते हैं फिर वो वाटर में दिखती क्यों नहीं है, तो ये वाटर प्रॉपर वेपराइज हो जाता है, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आती है। बट कभी कभार यदि लकड़ियाँ कच्ची रहा ना, यदि लकड़ियाँ जो है वो कच्ची रहे और उसमें आग लगाओ, तो प्रॉपर वाटर जो है उसको किनारे से निकलता हुआ आपको दिख जाता है। वाटर रिटर्न्स इन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और एट द एंड क्या होता है, जो वाटर है वो अर्थ सरफेस पे पुनः रिटर्न हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों, देखो ये हमें और कहाँ तक पढ़नी है, बस 2 पेज और पढ़ते ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है बच्चा वो खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो एक बार देख लो इसे क्या लिखा है, डू यू नो करके जो है इस टेबल को एक बार पढ़ लेते हैं। तो लिखा है, ऑन ह्यूमिड डे एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। देखो ह्यूमिड डे में जो है वाटर वेपर आसमान में बहुत होती है, दस रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो जो वाटर का एवापोरेशन है बच्चा वो क्लोज हो जाता है। वाटर सरफेस फ्रॉम द ओशन सीजन रिवर, देयरफॉर ड्यूरिंग रेनी सीजन क्लोज डू नॉट ड्राई क्विकली। यानी कि यहाँ पे देखो ह्यूमिड डे लिखा हुआ है, ह्यूमिड डे का मतलब क्या हुआ, ह्यूमिड डे का मतलब बच्चा हुआ आपका बरसात के मौसम में जब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब होता है बच्चा वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, बारिश के टाइम में देखना प्रॉपर आसमान में जो वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट रहती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में रहता है, वो साफ साफ दिखते नहीं बट होते हैं। तो जो वाटर वेपर जब प्रेजेंट होती है तो हवाओं में पहले से वाटर है, तो इसकी वजह से क्या है कि जो एवापोरेशन है वो बंद हो जाता है। इसीलिए बरसात के मौसम में जब रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को सुखाने का प्रयास करते हैं, तो आसानी से और जल्दी सूखता नहीं है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी आपका जो है एयर में पहले से ही प्रेजेंट रहता है। आगे लिखा हुआ है वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ये जो वाटर है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए कितना अवेलेबल है, तो ये बच्चों आपको याद रखनी, वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके इस चैप्टर का बच्चों कहनी है, आपको ध्यान देनी है। क्या लिखा हुआ है कि वाटर जो है बहुत नेसेसरी है, किसके लिए,
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और बिना वाटर तो बच्चों हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे पास जितना भी वाटर है, जैसे कि हमने भी देखा ना, पूरे अर्थ का जो 70% एरिया पर वाटर ही वाटर है, लेकिन वो वाटर हमारे किस काम का? तो अर्थ पे पाए जाने वाला 99% जो वाटर है वो बेकार है, और सिर्फ 1% जो वाटर बचा वो हमारे काम का है, जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, सिर्फ 1%। सुटेबल फॉर डायरेक्ट यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आपको याद रखनी है, द वाटर विच इज फिट फॉर कंजम्पशन, वो पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसे हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। अब बताओ, नाला का पानी आप पी सकते हो? समुद्र का पानी आप डायरेक्ट पी सकते हो क्या? नहीं पी सकते हो। तो बारिश में बहता हुआ पानी को आप डायरेक्ट पी सकते होगा? नहीं पी सकते हो। तो ये सब पानी तो वेस्ट ही हो जाता है। 1% जो वाटर है, यदि वो कह सकते हो छोटा मोटा पोंड है, लेक है, रिवर है, कुछ कुछ जो जहाँ पे साफ सुथरा पानी है ना, या फिर जो स्प्रिंग वाटर होती है, वेल वाटर होती है, अंडरग्राउंड वाटर होती है, जो हम लोग बोरिंग करके निकालते हैं ना, डीप बोरिंग वगैरह करते हैं बच्चों, तो डीप बोरिंग करके जो वाटर हमारे पास आती है, ये वाटर प्रॉपर हम पीते हैं। तो ये वाटर जो है इसे हम लोग पोर्टेबल वाटर कहते हैं। इस नाम को भी याद रखो बच्चों, पोर्टेबल। पोर्टेबल क्या होता है? व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? तो पोर्टेबल वाटर के बारे में बच्चों आपको याद रखनी है, वाटर दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और बच्चा पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वाटर कैसा होता है, वाटर क्या है, कैसा है। तो बच्चों वाटर के बारे में आपको याद रखनी है क्या? पहला, वाटर जो है प्योर वाटर। प्योर वाटर देखो, जब भी हम लोग पढ़ेंगे वाटर की प्रॉपर्टी तो प्योर वाटर को लेके चलना है। तो प्योर वाटर पहला क्या होता है? कलरलेस होगा। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होगा बच्चा? तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। और कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। फिर ये आपका जो है टेस्टलेस भी होगा। ये कैसा होगा बच्चा? टेस्टलेस भी होता है, और ऑर्डरलेस भी होता है। ऑर्डरलेस का मतलब हुआ किसी में से कोई स्मेल वगैरह नहीं आती है। ठीक ना। वाटर वी ड्रिंक हैज़ टेस्ट बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व मिनरल्स एंड गैसेस। तो जो वाटर, दूसरा आपको यहाँ से लिखनी है, दूसरा आपको यहाँ से देखनी है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट बच्चा? फ्रीजिंग पॉइंट। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि वाटर किस टेम्परेचर पे जाके फ्रीज होता है, वो टेम्परेचर बच्चा क्या है? तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर है वो आपका आइस बन जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्योर वाटर। और थर्ड आप यहाँ पे लिख लो, जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि कितने टेम्परेचर पे जाके वाटर जो है हमारा वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रॉपर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर हमारा वो बॉयल करने लगता है, उबलने लगेगा। ठीक है। तो ये नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। वाटर रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री to 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा वाटर है वो हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है। तो एक जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी सफिशेंट टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर के बीच की में वाटर है, तो लिक्विड स्टेट में होगा, यूज़ करने के लिए है, उसका आप अलग अलग पर्पसेस में यूज़ कर सकते हो। और अगला है जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, वो कितना है? तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। जो इफेक्ट है प्रेशर का, जो मान लो प्रेशर कुछ घटा दे बढ़ा दे, तो क्या इससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कोई अंतर आया, कोई डिफरेंसेस आया क्या? तो बच्चों इसको याद रखनी है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को हटा देंगे। आने की इसको समझना, यहाँ पे मैं लिख दूँ, कहाँ पे आपको बताऊँ लिख के, देखो इसको दबाना, ये बहुत 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 आवश्यक है मेरे बच्चा। जो बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर, प्रेशर के क्या इफेक्ट है वो हमें पढ़ने वाला, तो यहाँ पे टॉपिक डाल लेना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है? तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा? डिक्रीज होगा। कब? कब डिक्रीज होगा? जब हम लोग प्रेशर को बेसिकली डिक्रीज करेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो हमारा इंक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा जब हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे। बेसिकली प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और प्रेशर घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसीलिए देखना, जब भी हम लोग खाना पका रहे होते हैं, जैसे मान लो कुकर वगैरह है, तो जब भी हम लोग खाना प्रॉपर पका रहे होते हैं तो हम उसे ढक्कन से ढक देते हैं। ढक्कन से क्यों ढकते हैं बच्चा? वो उसे हम ढक्कन से क्यों ढकते हैं? ताकि ढक्कन के ढकने से क्या होता है, जो हवा वगैरह यहाँ से निकल रहा है वो निकलेगा नहीं, तो यहाँ प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा और खाना जल्दी पकेगा। और फिर
और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए हम लोगों ने कुकर बना लिया है ना, कुकर। तो कुकर में क्या होता है, जब ढक्कन से इसे प्रॉपर लॉक कर देते हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और इससे खाना जल्दी पकता है। तो ये बात आई थिंक आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। जब आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ानी है तो प्रेशर बढ़ा घटा सॉरी बीपी बढ़ानी है तो प्रेशर बढ़ानी पड़ेगी, और बॉइलिंग पॉइंट घटाना है तो प्रेशर भी घटानी पड़ेगी। देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर इन हिली एरिया। इसलिए जो हमारा वाटर है मेरा बच्चा, वो क्या होता है, हिली एरियाज में लोअर टेम्परेचर के साथ ही बॉईल कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर में जो प्रेशर है ना वो कम होता है। तो प्रेशर कम है, जैसे ही आप वाटर सरफेस धरती पे कैसे होता है, सरफेस थोड़ा ऊपर जाते हो तो हाइट जब बढ़ती है तो प्रेशर घटता है, एयर का जो प्रेशर है वो घटता है। तो जब एयर प्रेशर घटा तो वाटर जल्दी बॉईल कर गया, क्योंकि कम प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कम। और जब प्रेशर बढ़ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चा हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वाई इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कुक फूड इन हिली रीजन। तो चूंकि ऊपर में प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट गया तो खाना जल्दी से पकता नहीं, सीजता नहीं है, और इसीलिए वहाँ पे खाना पकाने में बच्चे हमें ज़्यादा टाइम, लॉन्गर टाइम देना पड़ता है ना। तो अब मान लो हमें कम टाइम में भोजन पकानी है, फूड हमको पकाना है, कुक करना है कम टाइम में, तो कम टाइम में कुक करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कम टाइम में कुक करने के लिए हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड द कुकर विच ऑल्सो इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, और मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू रीच द बॉइलिंग पॉइंट विच इज सफिशिएंट टू कुक द फूड इन रिड्यूस्ड टाइम। तो इसलिए कम टाइम में जो है प्रॉपर ज़्यादा खाना, मीन्स जल्दी खाना जो हम लोग पका पाते हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन प्रेजेंट इन वाटर। मान लो प्रेशर तो हम लोगों ने देख लिया, प्रेशर घटने बढ़ने से क्या होता है। अब हम देखना चाहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो है वाटर में वो यदि है तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या अंतर आएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे, इसे ध्यान रखना। आपको मैं यहाँ से ये बताने का प्रयास करूँगा, मीन्स ये इससे आप ये सीख जाओगे कि हमारे आसपास जो आइसक्रीम आता है वो बेसिकली, और जो फ्रिज में आइस बनता है वो कैसे वो काम करती है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बता दिया ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी यदि उसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है तो वाटर लॉस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट अभी हमने क्या पढ़ा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यदि हम उसमें कुछ मिला देंगे, कुछ इम्प्योरिटीज डाल देंगे, है ना, यदि हम लोग क्या करते हैं कुछ इम्प्योरिटीज वाटर में मिला देते हैं फिर उसको फ्रीज करते हैं, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चा वो कम हो जाएगा। यानी कि देखो यदि प्योर वाटर है तो प्योर वाटर 0 डिग्री में फ्रीज बन जाएगा। लेकिन यदि इसमें हम इम्प्योरिटीज मिला देंगे, कुछ गंदगी वगैरह मिला देंगे, तो इम्प्योरिटी डालते ही इसकी जो टेम्परेचर है वो और कम हो जाएगा। यानी कि 0 डिग्री से कह सकते हो कम में जमने लगेगा। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा ओशियन होता है ना, समुद्र होता है, इसमें वाटर तो बहुत है, ये वाटर हमारा 0 डिग्री में जमता नहीं है। इसे जमने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस का टेम्परेचर जाना चाहिए 15 डिग्री, 55 या 100, 60 अराउंड। मतलब कहने मतलब जो हो जाता, जिस प्रकार से इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज, तो ये जो मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना ज़्यादा कम होते जाएगा। 0 से -1, -1, -2, -3, -4 ऐसे करते जाएगा। तो एक बात मुझे फाइनली यहाँ पे फिर से बता दो, क्या आपको ये बात समझ में आई। फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम प्रेशर जो यदि बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। हमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चा ये 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और हम चाहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें इम्प्योरिटीज मिला देंगे। इम्प्योरिटीज मिलाओगे तो 0 डिग्री पर ये कभी भी फ्रीज नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा आप इम्प्योरिटीज बढ़ाओगे, ये जो टेम्परेचर है वो उतना ज़्यादा घटता जाएगा। ठीक ना, ये बात आई थिंक आपने सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। इसी प्रकार से जो एल्कोहल है इज एडेड टू द वाटर यूज इन कार रेडिएटर्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग इन कोल्ड वेदर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बड़ी सी इंपॉर्टेंट बात। आपको पता है ना, जो गाड़ियाँ होती है उसमें कूलेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं इंजन को ठंडा रखने के लिए, करते हैं ना। बहुत बार क्या होता है, जो कार का रेडिएटर होता है, रेडिएटर क्या है, कार का रेडिएटर वो हिस्सा है जिसमें वाटर भरा हुआ रहता है, और ये क्या करता है, कार का इंजन जो है बेसिकली उसे कूल रखता है। लेकिन ठंडे के दिनों में क्या होता है, जो प्रॉपर रेडिएटर है वो जम जाता है, तो कूल कैसे करेगा। इसीलिए इस वाटर में मिला देते हैं हम लोग एल्कोहल। इस वाटर बच्चों में क्या मिला देते हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल मिलाने से वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है। यानी कि अब इससे माइनस बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज मिलाओगे टेम्परेचर उतना नीचे गिरेगा।
तो इसलिए हम लोग यहाँ से इस प्रकार से जो है वाटर को फ्रीज होने से और गाड़ियों को कह सकते हो सेफ चलाने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हाई डजंट सी वाटर फ्रीजेज सो इजीली, तो बताओ जो सी वाटर वो जल्दी से फ्रीज क्यों नहीं होता है। तो बच्चों इसके पीछे कारण आप कह सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, ठीक है। आगे है ऑन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगा तो वाटर रेजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जब इम्प्योरिटी ज़्यादा बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे देखो हम लोग वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होती है ना टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तब जाके वाटर बॉयल होता है कि खाने वाना बनाने के टाइम जो है ज़्यादा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर जो है प्योर नहीं होता, उसमें नमक मिला देते हैं, हल्दी मिला देते हैं, मसाला मिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई रहती है। तो जब आप इम्प्योरिटीज़ मिला देते हो, जब इम्प्योरिटीज़ को आप मिला देते हो, तो जितना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ बॉइलिंग जो पॉइंट है बच्चा वो उतना ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा जब आप इम्प्योरिटीज मिलाओगे, और जब बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा वो डिक्रीज करेगा कब, जब हम इम्प्योरिटीज को निकाल लेते हैं। तो ये सिनेरियो होती है, इसे आप देख लो। एडिशन ऑफ सॉल्ट रेजेस बॉइलिंग पॉइंट विच हेल्प्स इन कुकिंग फूड, इसीलिए जब आप क्या करते हो नमक वगैरह सॉल्ट वगैरह मिला देते हो तो इससे क्या होता है, जो सॉल्ट मिलाते हो वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का बढ़ जाता है, विच हेल्प्स इन कुकिंग फूड। देखो मेरे बच्चे इतना डिटेल से मैं ना आपको जनरली जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं नहीं पढ़ाते। यूट्यूब पे जितने भी आप क्लासेस देखते हो, यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस देखते हो वो आपको इतने डीप में और इतने डिटेल्स में नहीं कराता है। मैं आपको बुक से करा रहा हूँ, इसलिए सारे पॉइंट्स को कवर कराता हूँ ताकि आप कुछ भी टॉपिक ना छूटे। आपके एग्जाम्स में इंटरनल क्वेश्चन जो आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं, इसी में से। तो इसीलिए आपको यदि इंटरनल एग्जाम्स में ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको वीडियो को पूरी की पूरी जो है फुल वॉच करनी पड़ेगी। और जितने भी वीडियो आप मेरे इस चैनल पे देखते हो उसमें सभी के सभी जो वीडियोज होते हैं वैसे फुल्ली जो है और डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। तो यदि आपके एग्जाम्स में इंटरनल क्वेश्चंस अधिक आते हैं, बुक्स के अंदर से आते हैं, तो आप फटाफट साइंस स्टेशन जो चैनल है बच्चा इसे सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि आपके दोस्त लोग हैं वो भी पढ़ सके। और यदि आपको जलन होती है अपने दोस्तों से, यार मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ मैं ही जानूंगा, मेरे दोस्त लोग जो है यदि वो भी पढ़ लेगा तो मार्क्स ज़्यादा आ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार की थॉट जो है रखते हो तो ठीक है, आप शेयर मत करो, मीन्स आप अपने दोस्तों को मत बताओ। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हो, आप कंपटीशन बनाना चाहते हो, आप भी आगे बढ़ो, आपके दोस्त भी आगे बढ़े, तो फाइनली साइंस स्टेशन चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, इसे लाइक भी कर दो, ठीक है। आइए थोड़ी सी और कुछ चीज़ें बची हुई, फिर हमारा जो पार्ट 1 है वो फिनिश हो जाएगा बच्चा। इसे फिनिश करते ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रॉपर इसका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। चैप्टर थोड़ी सी लॉन्ग है तो वन वीडियो वन शॉट में ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी डीप में करा रहा हूँ ना। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल के लिए, एडिशन ऑफ सॉल्ट रेजेज इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विच हेल्प्स इन कुकिंग फूड। अच्छा अगला लिखा हुआ है वाटर नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वाट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू बिकम हॉट। यानी कि वाटर को यदि हम चाहते हैं, वाटर हमारा क्या हो जाए, वाटर को हम हॉट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में, कौन सा अमाउंट, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है, ठीक है। एंड इट्स नीड मोर टाइम टू लॉस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू बिकम कोल्ड। और सर इसके लिए टाइम भी ज़्यादा, देखो जिस प्रकार से लार्ज अमाउंट है एनर्जी चाहिए होता है हॉट होने के लिए, उसी प्रकार से कूल करने के लिए वाटर को जो कूल डाउन करने के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए। क्या चाहिए बच्चा, लॉन्ग टाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टू बिकम कोल्ड, यानी कि इट नीड्स मोर टाइम, तो ज़्यादा टाइम चाहिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज होने के लिए। वाटर नाइदर हीट्स अप नोर कूल डाउन क्विकली, यानी कि वाटर ना ही जल्दी गर्म होता है, वाटर जो है ना ही जल्दी हीट होगा और ना ही वो बहुत जल्दी क्या होगा, कूल होगा। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी वाटर इज एन एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट, और इसीलिए जो वाटर हमारा है वो क्या है, एक एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट है। इट इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन कार एंड इंजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, मशीन, इन फैक्ट्रीज etc। तो जो कार है बेसिकली जो हमारा कैसे होता है कूलेंट है के रूप में बेसिकली कार में यूज़ करते हैं, इंजन्स में यूज़ करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, मशीन्स होता है, फैक्ट्रीज होती है, इन सभी में जितने भी मशीन वगैरह होती है जहाँ पे मशीनों को ठंडा रखने का काम करना हो तो हम लोग वहाँ पे वाटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वाटर जो है वो हीट होने में लॉन्ग टाइम ले रहा होता है और हीट हो जाने के बाद कूल होने में भी लॉन्ग टाइम उसको लग रहा होता है। इट एब्जॉर्ब्स द हीट प्रोड्यूस इन द इंजन, तो ये क्या कहता है, इंजन में जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और मशीन और सम पार्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड। तो ज़्यादा ओवर हीट होने, मशीन का ज़्यादा ओवर हीट होने में ये क्या कहते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो मशीन में
ओवरहीट से बचाने के लिए मशीनों को हम लोग वाटर को एज ए कूलेंट बेसिकली यूज कर लेते हैं, क्योंकि वाटर को हीट होने में लॉन्ग टाइम चाहिए और उससे से एनर्जी निकलने में भी लॉन्ग टाइम चाहिए होता है। आइए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और चैप्टर को हम फिनिश करते हैं। और लास्ट टॉपिक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है, जो कि है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या है? व्हाट इज एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर? तो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का। लिखा है एनामोलस बिहेवियर मतलब समझना तो एनामोलस का पहले मीनिंग समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनामोलस? एनामोलस मतलब समझना बच्चा अनयूजुअल। अनयूजुअल, ये अनयूजुअल मतलब जो, जैसे मैंने कह सकता हूँ ना कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाकी सारा बच्चा घर भागता है और एक बच्चा है कि बियर बार चला जाता है, बियर शॉप में चला जाता है, क्रिकेट खेलने चला जाता है। तो ये हो गया अनयूजुअल बिहेवियर उसका। या तो फिर मान लो डेली आपका डेली जो है क्या करता है, सभी बच्चे स्कूल्स के बाद जो है वो मेन गेट से घर निकल रहा होता है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा जो खिड़की से निकल के घर जाता है। तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे उसका? एनामोलस बिहेवियर। तो यहाँ क्या लिखा है, जो सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म ऑफ ए गिवन सब्सटेंस हैज ग्रेटर डेंसिटी, हेंस इट इज हेवियर देन द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सेम वॉल्यूम। बच्चा कहने का मतलब है कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, मान लेते हैं ना कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होता है, तो सॉलिड सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो है सॉलिड सब्सटेंस की वो क्या होती है? तो डेंसिटी हाई होती है कि नहीं? और वही उसी को हम लोग लिक्विड में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे बच्चा? उसको लिक्विड में चेंज कर देंगे तो जो डेंसिटी है मेरा बच्चा, डेंसिटी जो है अपने आप उसका लो हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हमारे पास एक आयरन है, आयरन है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। लेकिन यदि यही आयरन को हम लिक्विड फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आयरन जो है लिक्विड स्टेट में आता है, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाता है बच्चा? लो हो जाता है। डेंसिटी लो होना कहने का मतलब हुआ कि कम स्पेस में यदि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है तो डेंसिटी अधिक है, और उसी लिमिटेड स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स है कम है तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? लो। तो यहाँ पे लो डेंसिटी है, ये बचा क्या आपका? हाई डेंसिटी है। लेकिन वाटर के केस में उल्टा होता है। अच्छा एक और चीज़ ध्यान देना, यदि डेंसिटी कम होती है ना, यदि मान लो डेंसिटी जो है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा क्या होती है? अधिक होती है, लिक्विड की डेंसिटी हमेशा कम होती है, इसीलिए जो सॉलिड है वो पानी में क्या होता है? डूब जाता है। पानी में क्या होता है? वो डूब जाता है। लेकिन वाटर के केस में उल्टा है। वाटर केस में क्या है, जो वाटर का सॉलिड फॉर्म है, यानी कि जो आइस है, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है। और जो लिक्विड है, लिक्विड है, वो इस लिक्विड पर बेसिकली पानी पे जो आइस है वो फ्लोट करने लगता है। पानी में लिक्विड है, पानी लिक्विड है, तो सॉलिड फॉर्म डूब जाना चाहिए ना, लेकिन जो आइस है वो डूबता नहीं है, बल्कि पानी के ऊपर में क्या करेगा? फ्लोट करेगा। आइस जो है वो फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है। क्या उल्टा हो रहा है? तो जो आइस है सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन इसके बाद इसका डेंसिटी लो हो जाता है, और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, और इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है वो क्या होता है? हाई रहता है। तो ये जो उल्टा पुल्टा बिहेवियर है वाटर के साथ, इसे ही बच्चा हम लोग कहते हैं, इसे ही बच्चा हम लोग कहते हैं एनामोलस। एना क्या लिखा है? एनोमेलस, एनोमलस बिहेवियर। ये बात बुझाई आपको, है ना? क्या लिखा है? इन द केस ऑफ वाटर सॉलिड फॉर्म आइस इज लाइटर देन लिक्विड फॉर्म, यानी कि जो आइस है वो लिक्विड से ज़्यादा, कह सकते हो वाटर से लाइटर है, हाँ हल्का है। यानी कि जो आइस है उसको होना चाहिए भारी, हैवी होना चाहिए, ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड से कम हो जाती है, और इसीलिए दिस इज एन एनामोलस फिनोमेना ड्यू टू द एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो ये जो एनामोलस एक्सपेंशन है वाटर का, इसे हम लोग एनामोलस बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। नॉर्मली क्या होता है, एक बार रिकॉल करो, सॉलिड डेंसिटी अधिक होती है और वो लिक्विड में डूब जाती है, लेकिन वाटर के केस में क्या है? वाटर का जो सॉलिड है आइस, उसकी डेंसिटी कम होती है और डूबती नहीं है, बल्कि पानी में तैरने लगती है कि नहीं? ये बात आपने सुना है कि नहीं? ये बात आप जानती हो कि नहीं? बिल्कुल जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनामोलस बिहेवियर में होता क्या है, उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। बच्चों इसको ध्यान से समझना। जनरली क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है जब हम उसको हीट करते हैं, तो सब्सटेंसेस को हीट करने पर डेंसिटी डिक्रीज होती है कि नहीं? यदि मान लो सॉलिड को आप हीट करते हो, सॉलिड मतलब आयरन, तो आप आयरन को क्या करोगे ना? हीट करोगे। आयरन को आप हीट करते हो, यहाँ पे देखो आयरन है, इसको हम हीट किया, तो आयरन को हीट करने से क्या होता है? वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है और डेंसिटी घटता है। और डेंसिटी क्या होता है बच्चा? डिक्रीज करता है, डेंसिटी डिक्रीज करेगा। यानी आयरन को गर्म करोगे तो एक्सपेंड होगा, उसकी डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी घटेगा, यानी कि मतलब वो
ज़्यादा एरिया में मॉलिक्यूल कम होने लगता है। लेकिन वाटर केस में उल्टा हो जाता है, वाटर केस में उल्टा हो जाता है। अच्छा, इसी आयरन को यदि मैं कूल करूँ, क्या करूँगा? कूल करूँगा, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होना का मतलब हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब हो गया वो सिकुड़ता है, सिकुड़ता है। और जब सिकुड़ेगा तो डेंसिटी बढ़ने लगती है। डेंसिटी बच्चा क्या होता है? डेंसिटी बच्चा हमारा क्या होता है? डेंसिटी बच्चा हमारा क्या होता है? बढ़ने लगता है कि नहीं? क्या आपने समझ लिया? इट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज अकॉर्डिंगली व्हेन वाटर इज कूल। लेकिन जब वाटर को हम लोग कूल करते हैं, जब वाटर को हम लोग क्या करते हैं? कूल करते हैं, ये कॉन्टैक्ट होता है और उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, वाटर केस में देखो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो आयरन के केस में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करने पे डेंसिटी बढ़ता है, और यहाँ पे वाटर के केस में देख रहे हैं, वाटर को बच्चों, वाटर को हम लोग कूल करते हैं, वाटर को कूल करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और डेंसिटी इंक्रीज होता है, डेंसिटी बढ़ता है। यानी कि वाटर में वाटर को कूल करो, वाटर को कूल करो तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? बढ़ता है। और अदर सब्सटेंसेस में क्या होता है? अदर सब्सटेंसेस में डेंसिटी घटता है, बट ओनली अंटिल द टेम्परेचर रिचेज 4 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर जो है, यदि हम टेम्परेचर को कूल करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक, कल कूल करते कूल करते करते कूल करते करते 4 डिग्री से टेम्परेचर आ जाएगा, तो लगातार डेंसिटी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम डेंसिटी होगा, और अब हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो अब ये उल्टा होने लगेगा, ये अब एक्सपेंड नहीं होगा, सॉरी, ये और ज़्यादा कॉन्टैक्ट होना चाहिए ना, बट ये अभी एक्सपेंड करेगा, बोलेगा बस अब मैं इससे और ज़्यादा सिकुड़ नहीं हो सकता हूँ। 2 डिग्री सेल्सियस करोगे, बोलेगा बस मैं और ज़्यादा जो है कॉन्टैक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं और अब एक्सपेंड करूँगा। तो बोलेगा 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये और एक्सपेंड करेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा उतनी ही उसकी जो प्रॉपर डेंसिटी है वो बच्चा घटने लगता है। यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस ले आओगे, 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये बोलेगा बस अब और नहीं, और ये और ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करना मतलब डेंसिटी घटना। तो जैसे ही टेम्परेचर आपसे घटाते जाते हो, टेम्परेचर बच्चों से घटाते जाते हो, इसकी डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो कम होते जाता है। डेंसिटी क्या होगा बच्चा? कम होगा। और जब डेंसिटी कम होगा तो ये आसानी से वाटर के ऊपर में बच्चा ये फ्लोट करने लगता है। आई होप ये बात आपने समझा होगा। आई होप ये जो छोटी सी चीज़ है वो आप समझ लिए होंगे। बिकॉज इन फर्दर कूलिंग वाटर स्टार्ट एक्सपेंडिंग, तो इसके ज़्यादा वाटर को कूल करने के बाद वो एक्सपेंड करने लगता है विथ ए डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होता है? घटने लगता है। विच इज एन एनामोलस फोनोमेना, तो ये भी एक उल्टा पुल्टा हरकत है वाटर का, इसे ही हम लोग एनामोलस बिहेवियर फेनोमेना कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बिकम आइस एंड दिस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो 0 डिग्री में ये आइस बन जाता है, और आइस बनने के बाद वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है, क्योंकि आइस की डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर का डेंसिटी बढ़ा हुआ ही रहता है। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक कह सकते हो एक्सपेरिमेंट है। कैसा एक्सपेरिमेंट है? आपको क्या करनी है, टेक 2 आइस कप्स, आपको 2 आइस क्यूब लेना है एक गिलास में, और क्या करना है, उसे पानी में डाल देना है। क्या ऑब्जर्व करते हो? तो आपको पता चलेगा जो आइस क्यूब है वो इमीडिएटली मूव टू द सरफेस, तो जो आइस है वो पानी के सरफेस के ऊपर में फ्लोट करने लगता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, है कि नहीं? अब आ जाओ सेम चीज़ देखते हैं फ्रीजिंग लेक्स में क्या होती है। जो लेक्स जो फ्रीज हो जाता है, तो फ्रीजिंग लेक्स में क्या है, जो एनोमलस बिहेवियर है वो काम कर रहा होता है, और जो एक्वेटिक एनिमल है उसके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, वो हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो अधिक होती है, आइस की कम होती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, जो ये मान लेते हैं हमारा आइस है, तो आइस पानी के ऊपर में फ्लोट करता है। आइस क्या करता है? पानी के ऊपर में फ्लोट करता है, और नीचे का जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वो जमा हुआ ही नहीं रहता है, क्योंकि जब टेम्परेचर नीचे होता है तो जैसे टेम्परेचर नीचे गिरा तो ऊपर का जो वाटर है वो प्रॉपर आइस में कन्वर्ट हो गया। अब आइस में ऊपर का वाटर जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो ये जो टेम्परेचर का असर है वो यहीं पे रुक जाता है। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसका जो इफेक्ट है वो वाटर के ऊपरी हिस्सा में होता है, सरफेस के ऊपरी ऊपरी सरफेस में होती है। इस ऊपरी सरफेस जो है वो आइस बन गया है, तो नीचे में प्रॉपर जो है वो लिक्विड बना हुआ ही रहता है, और लिक्विड होने की वजह से जो प्रॉपर फिश है, जो यहाँ पे प्लांट्स है, वो प्रॉपर जिंदा रहता है, जीवित रहता है। ठीक है, तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इवन लोअर, देखो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तो जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। और जब टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर जब बच्चा बढ़ता है तो धीरे धीरे आइस जो है वो पिघलता है, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक ना? तो यहाँ पे यदि आपसे पूछे कि बताओ जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो बर्फीले रीजन्स में होती हैं, वो नीचे जीवित कैसे रहता है? तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वाटर है, ये यहाँ पे क्या है,
बर्फ़, आइस है। अब बोलोगे सर ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता होगा? तो पानी में घुला हुआ जो ऑक्सीजन है इसी को लेकर के वे ज़िंदा रहता है और यहाँ पे प्रॉपर आइस से ये ढका हुआ रहता है क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में ये बर्फ़ बन जाता है और नीचे पानी का पानी रहता है, ठीक है? चलिए, आई होप आपने ये जो छोटा-सा टॉपिक बच्चा वो कर लिया होगा। यहाँ पे एक लास्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच्चा आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ देयरफॉर मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछे कि कितना डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर है वो मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आई होप कि आप ये कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी ई करके है। आप ये जो एमसीक्यू प्रश्न है इसके आंसर करके दिखाओ, ठीक है? आगे देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी है। यदि आपको बच्चा लगे कि एक्सरसाइज 1 की सॉल्यूशन आपको करानी चाहिए, तो बच्चा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बच्चा कमेंट करके बताओ कि कमेंट में क्या लिखनी है? कमेंट लिखनी है एक्सरसाइज 1 सॉल्यूशन, ठीक है? तो मैं इस वीडियो का प्रॉपर जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है? आज की इस वीडियो में बच्चा इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को व्हाई वी कॉल यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज एंड 1 मोर 4 पेज, 5 पेज, 6 पेजेस, 7 पेजेस, 8 पेजेस, 9 पेजेस, 10, 10, 11 पेजेस के बाद बच्चों हमारा एक्सरसाइज 2 स्टार्ट होता है। तो एक चैप्टर देख सकते हो कितनी लंबी है। फिर अगेन 6, 7 पेज और आप आगे बढ़ते हो तब जाके एक्सरसाइज 3 आता है और जो चैप्टर बच्चा है वो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे देख सकते हो आपका समरी जो है वो दी गई है, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वाटर चैप्टर को आप एंजॉय करो, पढ़ो। वीडियो को पूरे एंड तक देखो। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को बच्चों लाइक करो, इसको शेयर करो और कुछ करो या ना करो बच्चों कमेंट में एक प्यारा सा बच्चों हार्ट आप लोग ज़रूर भेज दें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।